चलिए सीधे बात करते हैं भारतीय इतिहास की एक ऐसी लड़ाई की जिसके बारे में ना किस्से कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, पर सच सच शायद उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। साल था 1576। मैदान था हल्दी घाटी। एक तरफ थे मेवाड़ के महाराणा प्रताप, अपनी आजादी के लिए लड़ने वाले, और दूसरी तरफ सम्राट अकबर की विशाल मुगल सल्तनत, जिसका सपना था पूरे हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे लाना। तो ये लड़ाई कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा अकबर के ही दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के शब्दों से लगाया जा सकता है। देखिए, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक चश्मदीद का बयान है। उसके शब्द बताते हैं कि उस दिन मैदान में खून और पसीने की नदियां बह रही थीं। हर सैनिक अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ रहा था। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये दो विचारधाराओं का, दो दुनियाओं का महासंग्राम था। तो सवाल उठता है कि आखिर ये लड़ाई हुई ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें 16वीं सदी के भारत में चलना होगा। ये वो दौर था जब दो बहुत बड़ी ताकतें, समझ लीजिए, एक दूसरे से टकराने की राह पर थीं। एक तरफ तेजी से फैलता मुगल साम्राज्य और दूसरी तरफ अपनी पहचान बचाने की जिद पर अड़े राजपूत रजवाड़े। देखिए, सम्राट अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वो एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार भी थे। उन्होंने अपनी सैन्य ताकत और डिप्लोमेसी, मतलब कूटनीति, दोनों का इस्तेमाल किया और इसी के दम पर लगभग सभी बड़े राजपूत राज्यों को अपने साथ मिला लिया था। लेकिन एक किला था जो झुकने को तैयार नहीं था, मेवाड़, सिसोदिया वंश का गढ़। अकबर के अखंड भारत के सपने के रास्ते में यही आखिरी और सबसे बड़ी चट्टान थी। अब दोनों के मकसद बिल्कुल अलग थे। अकबर के लिए मेवाड़ जीतना सिर्फ शान की बात नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजिक जरूरत थी। क्यों? क्योंकि गुजरात के अमीर बंदरगाहों तक जाने वाले सारे के सारे व्यापार मार्ग मेवाड़ से होकर ही गुजरते थे। वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के लिए ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये उनके पूर्वजों की विरासत थी, उनकी आन बान और शान का सवाल था। उनके लिए झुकने का मतलब था अपनी पहचान को ही मिटा देना। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, अकबर ने सीधे युद्ध का ऐलान नहीं किया था, वो एक सुलझे हुए शासक थे। तो उन्होंने एक दो नहीं बल्कि चार बार अपने सबसे खास दूतों को महाराणा प्रताप के पास संधि का प्रस्ताव लेकर भेजा। लेकिन हर बार प्रताप का जवाब एक ही था, नहीं। और जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, तब जाकर तलवारें म्यान से बाहर निकली। तो अब बात करते हैं उन दो सेनाओं की जो इतिहास बदलने वाली थी। अक्सर कहानियों में जो बताया जाता है ना, हकीकत उससे काफी अलग हो सकती है। तो चलिए इन किंवदंतियों से जरा पर्दा हटाते हैं और देखते हैं कि उस दिन मैदान में असल में कौन कितना ताकतवर था। अगर हम लोक कथाओं की माने तो ये लड़ाई बिल्कुल एक तरफा थी। प्रताप के 20,000 सैनिक और मुगलों के 80,000। पर उस दौर के जो दस्तावेज हैं वो एक अलग ही कहानी कहते हैं। इतिहासकारों का अनुमान है कि मेवाड़ी सेना में करीब 3400 सैनिक थे और मुगल सेना की संख्या लगभग 10,000 थी। हाँ, प्रताप की सेना छोटी जरूर थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उतनी भी नहीं जितनी कहानियों में बताई जाती है। लेकिन ये जंग सिर्फ नंबर्स की थी ही नहीं, ये तकनीक की भी थी। मुगलों के पास वो हथियार था जो उस दौर का कह सकते हैं गेम चेंजर था, बारूद। उनकी सेना में बहुत बड़ी संख्या में बंदूकची थे जो दूर से ही दुश्मन को ढेर कर सकते थे, और ये एक ऐसा एडवांटेज था जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। और दूसरी तरफ थे राजपूत योद्धा। उनके लिए असली युद्ध का मतलब था आमने सामने की लड़ाई, तलवार से तलवार का टकराना। एक इतिहासकार तो लिखते हैं कि राजपूतों में आग्नेयास्त्रों के लिए पूर्ण अवमानना थी, मतलब वो इसे कायरों का हथियार मानते थे। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी का फर्क नहीं था, ये दो अलग अलग कल्चर का टकराव था, और इसके नतीजे बहुत घातक होने वाले। तो आ गई वो तारीख, 18 जून 1576। जगह थी हल्दी घाटी का तंग पहाड़ी दर्रा, जिसकी मिट्टी कहते हैं हल्दी जैसी पीली है। और यहीं पर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाने वाली वो टक्कर हुई। महाराणा प्रताप जानते थे कि खुले मैदान में जीतना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, यानी कि उस इलाके के भूगोल का। उन्होंने जानबूझकर हल्दी घाटी का वो तंग रास्ता चुना। प्लान बिल्कुल सीधा था, मुगलों की विशाल सेना को इस संकरे रास्ते में फंसाओ ताकि उनकी बड़ी संख्या बेकार हो जाए, और फिर उन्हें उस लड़ाई के लिए मजबूर करो जिसमें राजपूत माहिर थे, आमने सामने की तलवारबाजी। और लड़ाई शुरू हुई। शुरुआत में तो प्रताप की योजना एकदम कामयाब रही। मेवाड़ी सेना ने इतना जबरदस्त हमला किया कि मुगलों सेना के पैर ही उखड़ गए।
लेकिन मुगलों ने अपने रिजर्व सैनिकों और बंदूकचियों की मदद से पलटवार किया। घमासान युद्ध के बीच महाराणा प्रताप खुद घायल हो गए और दुश्मनों से घिर गए, और यहीं उनके साथियों ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें मैदान से सुरक्षित बाहर निकाला। और फिर लड़ाई का पासा पलटा एक अफवाह ने। जब मुगल सेना हारने की कगार पर थी तो उनके एक कमांडर ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि बादशाह अकबर खुद एक बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं। ये एक कोरा झूठ था, पर इसने जादू जैसा काम किया। इस खबर से मुगल सैनिकों में एक नया जोश भर गया और उन्होंने दोगुनी ताकत से हमला कर दिया। जैसे ही प्रताप मैदान से बाहर निकले, वो जो औपचारिक लड़ाई थी वो तो खत्म हो गई। मुगलों ने मैदान पर कब्जा कर लिया, लेकिन युद्ध तो अभी शुरू हुआ था। अब ये लड़ाई एक नए, ज्यादा लंबे और शायद ज्यादा अहम दौर में दाखिल होने वाली थी। और यहीं से जन्म होता है हल्दी घाटी की सबसे मशहूर कहानी का, चेतक की कहानी। हम सब ने सुनी है। कहते हैं कि प्रताप का वफादार घोड़ा चेतक खुद बुरी तरह घायल होने के बावजूद अपने मालिक को बचाने के लिए एक 25 फीट चौड़ा नाला फांद गया और उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। ये वफादारी और बहादुरी की एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों के दिलों को छू जाती है। ये कहानी जितनी खूबसूरत है, उतना ही बड़ा ये सवाल भी है, क्या ये सच में हुआ था? जब हम उस दौर के दस्तावेजों को खंगालते हैं तो हैरान करने वाली बात यह है कि ना तो चेतक नाम का जिक्र मिलता है और ना ही इस चमत्कारी छलांग का। ये पूरी कहानी लड़ाई के लगभग 100 साल बाद लिखी गई कविताओं और गाथाओं में पहली बार सामने आती है। तो भले ही चेतक की कहानी हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत अहम हिस्सा हो, पर ऐतिहासिक तौर पर यह बाद में जोड़ी गई लगती है। तो फिर सवाल वही है, उस दिन जीता कौन? देखिए, अगर सिर्फ मैदान की बात करें तो हाँ, उस पर मुगलों का कब्जा था। लेकिन उनका असली मकसद क्या था? महाराणा प्रताप को पकड़ना या मारना। और इस मकसद में वो पूरी तरह नाकाम रहे। कहा तो ये भी जाता है कि अकबर इस बात से इतने नाराज हुए कि उन्होंने अपने सेनापति मान सिंह को कुछ समय के लिए दरबार में आने से ही मना कर दिया। और असल में यहीं से महाराणा प्रताप की असली कहानी शुरू होती है। उन्होंने हार नहीं मानी। वो अरावली के पहाड़ों में चले गए और वहां की भील जनजातियों की मदद से मुगलों के खिलाफ एक ऐसा लंबा युद्ध शुरू किया जिसे हम आज गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। सालों तक उन्होंने मुगल चौकियों पर छापे मारे, उनकी सप्लाई लाइंस को तोड़ा और धीरे धीरे अपने एक एक किले को वापस जीत लिया। और अपने जीवन के अंत तक उन्होंने लगभग पूरा मेवाड़ वापस हासिल कर लिया। तो सवाल ये है कि 400 साल से भी ज्यादा पुरानी ये लड़ाई आज भी इतनी अहम क्यों है? क्यों आज भी इस पर इतनी बहस होती है? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये लड़ाई उतनी सीधी सादी नहीं थी जितनी अक्सर बताई जाती है। ये सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं थी। मुगल सेना की कमान एक राजपूत मानसिंह के हाथ में थी और उसमें हजारों राजपूत सैनिक थे। वहीं प्रताप की सेना में एक अफगान सेनापति थे, हकीम खान सूर। उस दौर के एक मुगल अमीर का बयान है जो दिखाता है कि उस समय की वफादारियां कितनी ज्यादा उलझी हुई और जटिल थी। आज के दौर में महाराणा प्रताप एक विशाल साम्राज्य के सामने न झुकने वाले स्वाभिमान और प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक बन गए हैं। उनकी कहानी सदियों से लोगों को प्रेरणा देती आई है और इसी वजह से आज भी ये बहस होती है कि क्या हल्दी घाटी के नतीजे को प्रताप की जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए। तो अगर हम इसे समेटें तो ज्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि हाँ, उस एक दिन 18 जून 1576 को मैदान पर मुगलों की एक टैक्टिकल यानी सामरिक जीत हुई थी। लेकिन लंबे युद्ध में अपनी जमीन वापस जीतकर और अपनी आज़ादी को आखिर तक बरकरार रखकर महाराणा प्रताप ने एक बहुत बड़ी नैतिक और स्ट्रेटेजिक जीत हासिल की। और यही वो सवाल है जो हल्दी घाटी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीत का असली पैमाना आखिर है क्या? क्या जीत वो है जो एक दिन में मैदान पर हासिल की जाती है, या असली जीत वो है जो एक ऐसी विरासत छोड़ जाए जो बड़े बड़े साम्राज्यों के खत्म हो जाने के बाद भी जिंदा रहती है? इसका फैसला शायद इतिहास के पन्नों में नहीं